हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर, स्मॉल टैक्सेबल पर्सन एग्जम्पशन एंड कंपोजिशन स्कीम। देखो, हमें पता है कोई भी टैक्स लो क्यों ना हो, सबकी अपनी कंप्लायंस होती हैं, यानी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कि जो कि उसके पेयर को पूरी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरीके से हमारा जीएसटी भी एक ऐसा सिस्टम है, टैक्स का सिस्टम है, जहाँ पर क्या है, बहुत सारे कंप्लायंस हैं। अगर हम बात करें लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की या फिर मिडल ऑर्गेनाइजेशन की, उनके पास एडिक्वेट रिसोर्सेज होते हैं कि वो क्या कर सके, इन कंप्लायंस को पूरा कर सके। यानी उनके पास अगर उन्हें खुद ये काम नहीं भी आता तो वो इजीली पर्सन को हायर कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल टैक्सेबल पर्सन है, यानी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनके पास ना तो इतने रिसोर्सेज होते हैं और ना ही उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि वो क्या कर सकें, इन सारे प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग चल सके, इन सारे कंप्लायंस को पूरा कर सकें। अब स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हम ये भी नहीं कह सकते कि एक या दो है आप उन्हें इग्नोर कर दो। हमारी इंडिया में अप्रोक्स 55 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हैं, यानी एमएसएमई हमारे इंडिया में लगभग 55 मिलियन है। ये हमारी पूरी कंट्री की बैकबोन है, यानी अगर इनको इग्नोर किया गया तो हमारी कंट्री की जो पोजीशन है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही इनके पास इतने रिसोर्सेज हैं, ना ही इतनी नॉलेज है कि वो इन सब को पूरा कर सके, यानी सारे कंप्लायंस को मीट कर सके। इसीलिए जो आपका जीएसटी है उसमें क्या किया गया है, इन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कुछ एग्जम्पशन दी गई हैं, इन्हें कुछ छूट दी गई है कि इन्हें क्या है, इस नॉर्मल टैक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी जो जीएसटी के नॉर्मल लॉ हैं उनके अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें एक रिलैक्स सिस्टम दिया गया है, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है कि ये क्या करें, डायरेक्ट, यानी देखो बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, मंथली रिटर्न वगैरह फाइल करनी पड़ेगी, ये क्वार्टरली रिटर्न भरें, अपनी एक एनुअल रिटर्न भरें, और इनकी जो टैक्स रेट है वो भी बहुत कम है। यानी बहुत सारी छूट क्या कर दी हमारे जीएसटी लॉ ने दे दी। वो छूट क्या क्या है एग्जैक्टली डिटेल में अभी हम आगे बात करेंगे। और उन जो सारी छूट दी गई है, यानी जो पर्टिकुलर स्कीम इन स्मॉल टैक्स पेयर के लिए लॉन्च की गई है कि इन्हें प्रॉब्लम ना आए, उसी स्कीम का नाम है कंपोजिशन स्कीम। यानी कंपोजिशन स्कीम का मतलब है एक ऐसी स्कीम जीएसटी की जहां पर क्या किया गया है, जितने भी आपके स्मॉल टैक्स पेयर हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझते हुए जो रेट है बहुत कम रखी गई है, और जो कंप्लायंस है वो भी बहुत कम किए गए हैं, यानी बहुत फॉर्मेलिटीज़ उन्हें कम पूरी करनी पड़ती है। जो ये हमारी कंपोजिशन स्कीम है, ये बहुत ही सिंपल एंड ईजी स्कीम है जीएसटी की, जहाँ पर जो भी टैक्स पेयर होगा उसे सिर्फ एक, जितनी उसकी टोटल टर्नओवर होगी, यानी जितनी उसकी टोटल सप्लाई होगी, उसका सिर्फ एक फिक्स रेट क्या देना होगा, एज अ टैक्स देना होगा। और जितने भी कंप्लायंस हैं उसके वो बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। कंपोजिशन स्कीम को अच्छे से समझने के लिए हमें इसकी फीचर्स को डिस्कस करना पड़ेगा, यानी एक एक पॉइंट को हम समझेंगे कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर क्या होगा। सबसे पहला है एलिजिबिलिटी, यानी कौन पर्सन है जिसको अलाउ किया जाएगा कि वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर आ जाए, कम रेट पर टैक्स दे, रूल्स भी ज़्यादा फॉलो ना करे, यानी फॉर्मेलिटी भी ज़्यादा पूरी ना करे। अगर क्या है, कोई इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनाया तो सबके सब इसके अंदर आ जाएंगे। सब सोचेंगे कि हमें क्या करना पड़े, फॉर्मेलिटीज़ ना पूरी करनी पड़े, टैक्स कम देना पड़े, इसलिए सबको ये पावर नहीं दी गई है कि वो इसमें एलिजिबल हों। सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर, यानी एक एग्रीगेट टर्नओवर स्पेसिफाई की गई है एक फाइनेंशियल ईयर की, यानी जिसकी उस टर्नओवर उस पर्टिकुलर प्रेस्क्राइब, वो प्रेस्क्राइब टर्नओवर अभी हम डिस्कस करेंगे। जो भी कंपोजिशन स्कीम के लिए प्रेस्क्राइब टर्नओवर है, उससे नीचे जिसकी भी टर्नओवर होगी, यानी जिसकी भी सप्लाई उस थ्रेशहोल्ड लिमिट के नीचे होगी, वो एलिजिबल होंगे कि वो अपने आप को क्या करवा सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। दूसरा, टैक्स रेट, कि जो कंपोजिशन स्कीम है उसमें टैक्स रेट हमेशा कम होगी रेगुलर जीएसटी से, यानी जितने रेगुलर जीएसटी के पेयर टैक्स रेट पे कर रहे होंगे उससे ऑलवेज कम रेट होगी आपकी कंपोजिशन स्कीम के अंदर। थर्डली, नॉट एलिजिबल फॉर आईटीसी, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि जो भी आपके टैक्स पेयर रजिस्टर करवाएंगे अपने आप को कंपोजिशन स्कीम के अंदर,
वो क्या है, आईटीसी का बेनिफिट नहीं उठा सकते। देखो हमने पहले डिस्कस किया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है कि जो आपने अपने इनपुट को खरीदते हुए टैक्स दिया था, आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो आउटपुट का टैक्स देते हुए। यानी अगर आउटपुट पे आपका टैक्स 50 रुपये बन रहा है और उसके रॉ मटेरियल को खरीदते हुए आपने 20 रुपये का टैक्स दिया था, यानी इनपुट पे आपने 20 रुपये का टैक्स दिया था, तो अब आप क्या करो, सिर्फ 30 रुपये का टैक्स दे दो। यानी 20 आप पहले दे चुके हो, वो 20 आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। आउटपुट में से इनपुट वाला टैक्स काट लो और सिर्फ आपको बचा हुआ देना होता है। तो जो हम ये काटते हैं इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो जो कंपोजिशन स्कीम वाले हैं, क्योंकि वो बहुत कम रेट पर टैक्स देते हैं, इसलिए उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता, यानी वो इनपुट पे दिए गए टैक्स का बेनिफिट नहीं उठा सकते। देन अप्लाई टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। तो जो आपकी कंपोजिशन स्कीम है वो सिर्फ विद इन द स्टेट सप्लाई पे अप्लाई होती है। यानी अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई में इन्वॉल्व हो, अपनी स्टेट से बाहर किसी दूसरी स्टेट में भी सप्लाई करते हो, तो ऐसे में आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर नहीं हो सकते। कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट सिर्फ वही उठा सकता है जो एक ही स्टेट में, अपनी ही स्टेट में क्या करता हो, बिजनेस करता हो। यानी एलिजिबिलिटी क्या है उसकी, कि वो एक ही स्टेट में बिजनेस भी करना चाहिए और उसकी जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो प्रेस्क्राइब लिमिट से नीचे होनी चाहिए। फिर क्या होगा, आईटीसी का बेनिफिट भी वो नहीं ले पाएगा और टैक्स रेट उसकी कम होगी। फिर उसके बाद है नीड्स वॉल्यूंट्री एप्लीकेशन। यानी ऐसा नहीं है कि कोई थ्रेशहोल्ड लिमिट से नीचे है और सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है तो वो अपने आप ही कंपोजिशन स्कीम के अंदर चला जाएगा। ऐसा रूल नहीं है। जिसको अपने आप को क्या करना है, कंपोजिशन स्कीम के अंदर लाना है, उसे वॉल्यूंट्री अपनी मर्जी से इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, अप्लाई करना पड़ेगा कि वो अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाना चाहता है, तो ही वो कंपोजिशन स्कीम का मेंबर माना जाएगा। 6th है ट्रांसफ़र टू रेगुलर स्कीम। यानी ऐसा नहीं है कि आप एक बार कंपोजिशन स्कीम में आ गए, उसके बाद आप कितनी भी टर्नओवर करो, कितना भी कुछ भी हो, आप उसी में रहोगे। जैसे ही आप उस थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हो, यानी जो थ्रेशहोल्ड लिमिट बताई गई है उससे कम आपकी सेल्स रहेंगी, सप्लाई रहेंगी, तभी तक आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर मेंबर रहोगे। जैसे ही आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट से ऊपर टर्नओवर जाएगी, आप जो है ट्रांसफ़र हो जाओगे कंपोजिशन स्कीम से, किसमें, जो आपकी नॉर्मल स्कीम है। यानी फिर आपको कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको नॉर्मल जीएसटी पेयर की तरह ही सारे कंप्लायंस भी पूरे करने पड़ेंगे और उसी रेट पर टैक्स देना पड़ेगा जिस पे नॉर्मल टैक्स पेयर देता है। 7th है क्वार्टरली रिटर्न्स। यानी जो टैक्स पेयर अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवा चुका है उसे मंथली रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। वो क्या करेगा, सिर्फ एक क्वार्टर के बाद पूरे क्वार्टर की एक साथ एक ही रिटर्न फाइल करेगा और अपनी एनुअल रिटर्न लास्ट में फाइल करेगा। यानी जो मल्टीपल रिटर्न्स फाइल करनी होती हैं कि आप हर महीने जीएसटी की रिटर्न भरोगे, वो कंप्लायंस जो है आपके स्मॉल टैक्स पेयर जो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर हैं उनको पूरा नहीं करना पड़ता। एंड लास्ट है बिल ऑफ सप्लाई नोट टैक्स इनवॉइस। यानी जो भी टैक्स पेयर अपने आप को कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर करवाएगा उसे क्या है, टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं है। वो क्या कर सकता है, सिर्फ जो उसके पास बिल ऑफ सप्लाई है कि उसने सप्लाई की है, वही डॉक्यूमेंट सफिशेंट है। यानी कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स को पे करने के लिए उसे टैक्स इनवॉइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई ही से ही उसका काम चल जाएगा। तो आई थिंक इससे समझ में आया होगा आप लोगों को कि कंपोजिशन स्कीम क्या है, कि आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट से कम आपकी सप्लाई होगी तो आप एलिजिबल होगे, टैक्स रेट आपको कम देना पड़ेगा, आईटीसी का बेनिफिट पर आप नहीं ले पाओगे, सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई कर सकते हो, वॉलंटरी आपको अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही आप थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हो आप रेगुलर स्कीम में ट्रांसफ़र हो जाते हो। रिटर्न आपको मंथली भरने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हो और आपको टैक्स इनवॉइसेस की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बिल ऑफ सप्लाई से आपका काम चल जाएगा। अब देखो, वैसे देखा जाए कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी हैं। यानी आपको टैक्स कम देना पड़ रहा है, कंप्लायंस कम हो रहे हैं, दूसरी तरफ लेकिन नुकसान भी हैं, आप आईटीसी का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। यानी जैसे हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान दोनों होते हैं, ठीक उसी तरीके से आपकी कंपोजिशन स्कीम के भी बेनिफिट भी हैं
बेनिफिट्स भी हैं एंड ड्रॉबैक्स भी हैं। पहले बात करते हैं बेनिफिट्स की कि कंपोजिशन स्कीम होल्डर को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड कंप्लायंस, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको जो आपका कंपोजिशन स्कीम का टैक्स होल्डर है, टैक्सेबल पर्सन है, उसको इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी पड़ती जितनी दूसरे को। उसे रिटर्न भी क्या करनी पड़ती है, क्वार्टरली भरनी पड़ती हैं, मंथली नहीं भरनी पड़ती। तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो नॉर्मल जीएसटी पेयर के कंपैरिजन में बहुत कम है। दूसरा, लिमिटेड टैक्स लायबिलिटी, यानी उसकी टैक्स लायबिलिटी भी लिमिटेड है, उसे टैक्स कम पे करना पड़ता है, क्योंकि हमने बोला कंपोजिशन स्कीम में जो टैक्स रेट होती है जीएसटी की वो बहुत लो होती है। तो इसका मतलब क्या है, उसकी टैक्स लायबिलिटी भी लिमिटेड होगी। एंड थर्डली, हाई लिक्विडिटी, क्योंकि उसे मंथली टैक्स नहीं भरना है, उसे क्या करना है, क्वार्टरली टैक्स भरना है, वो भी स्मॉल रेट पर। तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी यानी उसके पास कैश ज़्यादा होगा, कैश या नियर कैश आइटम ज़्यादा होंगे। तो मेन बेनिफिट यही मिलते हैं, टैक्स कम पे करना पड़ता है, लिक्विडिटी बनी रहती है और कंप्लायंस भी कम फुलफिल करने पड़ते हैं। कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। फर्स्ट है लिमिटेड टेरिटरी, लिमिटेड टेरिटरी फॉर बिजनेस, कि आपके पास बिजनेस स्केल करने के लिए लिमिटेड एरिया रह जाता है। जैसे कि हमने बोला, आप क्या है कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट तभी उठा सकते हो जब आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, यानी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट उठाने वाले के लिए बाउंडेशन लग गई कि उसे सिर्फ अपनी ही स्टेट में सप्लाई करनी पड़ेगी, वो बाहर नहीं जा पाएगा। तो जो उसका बिजनेस का एरिया है, टेरिटरी है, वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। दूसरा, नो क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स, यानी उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट वो नहीं उठा सकता। उसे कोई भी एग्जम्पशन जो है, मतलब जो उसने इनपुट पर टैक्स दिया है उसकी कोई भी एग्जम्पशन नहीं बोलेंगे, डिडक्शन जो है नहीं मिलेगी। थर्ड है नो कलेक्शन ऑफ टैक्स। देखो, जो आपका सप्लायर होता है वो ऑलवेज क्या करता है, आगे से जिसको कस्टमर को दे रहा है उससे टैक्स को कलेक्ट करता है, फिर जितना उसने इनपुट पे दिया होता है उसको डिडक्ट करता है, बचा हुआ गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन कंपोजिशन स्कीम के अंदर रेट इतनी लो है कि वो क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेयर को खुद ही पे करना पड़ेगा, वो कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता। यानी कंपोजिशन स्कीम होल्डर को कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करने का राइट भी नहीं होता, ना वो इनपुट टैक्स का बेनिफिट उठा सकते हैं, ना ही टैक्स को कलेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली, पेनल प्रोविज़न, यानी अगर आप जो भी आपकी कंपोजिशन स्कीम कहती है उसके अगेंस्ट जाते हो, किसी भी तरीके से रूल्स को तोड़ते हो, तो जो पेनल्टी प्रोविज़न है कि आपके ऊपर जिस टाइप की पेनल्टी लगती है, जो सज़ा मिलती है, वो भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करते हैं। यानी कंपोजिशन स्कीम के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, डिपेंड करता है। ऐसे स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बेनिफिशियल ही है अगर वो आपको अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, बट उनको इन लिमिटेशन का ध्यान भी रखना पड़ेगा। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने समझा कि कंपोजिशन स्कीम क्या है। कल हम बात करेंगे कि एक कंपोजिशन स्कीम किसके ऊपर एप्लीकेबल होती है और किसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होती। फिर फर्दर और हम बात करेंगे कि कैसे कैसे इस कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आई होप समझ में आया होगा कंपोजिशन स्कीम क्या होती है। अगर नहीं आया हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो कभी भी। थैंक यू।